राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। कहा, भारत के सामर्थ्य को देखकर दुनिया हैरान। ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसे भारतवासी सिद्ध न कर सके। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का भी करेंगे शुभारंभ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से पुर्तगाल और इटली की 4 दिवसीय यात्रा पर। दोनों देशों में अपने समकक्षों के साथ तमाम क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों और छत्तीसगढ़ की 90 में से 70 सीटों के लिए नामांकन पत्रों की आज होगी जांच। 2 नवंबर तक वापस लिए जा सकते हैं नाम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस्राइल हमास स्थिति पर आपात बैठक। संयुक्त राष्ट्र में इस्राइल के राजदूत गिलाद एडन ने कहा, हमास ने फिलिस्तीनियों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। और खेलों में क्रिकेट विश्व कप में पुणे में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। वर्ल्ड कप में हासिल की तीसरी जीत। और गोवा में राष्ट्रीय खेलों के 5वें दिन पदक तालिका में महाराष्ट्र 47 स्वर्ण सहित 114 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज आप देख रहे हैं और मैं हूं कृतिका। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती आज है और देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि आज अर्पित की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित परेड में भी शामिल हुए। इसमें सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस की विभिन्न टुकड़ियां शामिल हुईं। विशेष एनसीसी शो, स्कूल बैंड प्रदर्शन, भारतीय वायुसेना द्वारा फ्लाई पास्ट और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत गांवों के आर्थिक परिदृश्य का भी प्रदर्शन इसमें शामिल है। और अब सर्वप्रथम भारतीय पुलिस बलों के 54 ध्वज वाहकों का दस्ता परेड में सबसे अग्रसर। तो राष्ट्रीय एकता दिवस पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बच्चों ने भी अपने बैंड के साथ में प्रदर्शन किया और उस आज के पूरे कार्यक्रम की ये छोटी छोटी झलकियां आपको दिखा रहे हैं। और वहीं परेड के मुख्य आकर्षणों में अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सभी महिला बाइकर्स द्वारा डेयर डेविल शो, सीमा सुरक्षा बल का महिला पाइप बैंड, गुजरात महिला पुलिस द्वारा कोरियोग्राफ किया गया विशेष कार्यक्रम भी रहा और उसकी ये झलकियां। समरसता और समावेश का पैगाम लिए ये कार्मिकाएं श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक
राज्य में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध आंध्र प्रदेश पुलिस। और अब आ रहे हैं असम पुलिस, जनहित जन सेवार्थ के मंत्र से अपने कर्म को निभाने वाले। 10 मई 2022 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति कलर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित। और अब छत्तीसगढ़ पुलिस बहादुरी, समर्पण एवं परित्राणाय साधुनाम के ध्येय वाक्य के साथ ओतप्रोत। और अब हिमाचल प्रदेश प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित निर्भय, निष्पक्ष एवं सत्यनिष्ठ हिमाचल प्रदेश पुलिस संरक्षणाय खलनी। मां गंगा के पवित्र जल से पावन भूमि, जो है 4 धामों का धाम, जहां लाखों की संख्या। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर वहां मौजूद सभी लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर वहां मौजूद सभी लोगों को संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अमृत काल में भारत ने गुलामी की मानसिकता को त्याग कर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार विकास भी कर रही है और अपनी विरासत का संरक्षण भी कर रहे हैं। इस अमृत काल में भारत ने गुलामी की मानसिकता को त्याग कर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। हम विकास भी कर रहे हैं और अपनी विरासत का संरक्षण भी कर रहे हैं। भारत ने अपनी नौसेना के ध्वज पर लगे गुलामी के निशान को हटा दिया है। गुलामी के दौर में बनाए गए गैर जरूरी कानूनों को भी हटाया जा रहा है। आईपीसी की जगह भी भारतीय न्याय संहिता लाई जा रही है। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि देश की स्थिरता पर कोई आंच आए ऐसा काम नहीं करना है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों की वजह से देश के दुश्मन पहले की तरह कामयाब अब नहीं हो पा रहे हैं। प्रत्येक भारतवासी के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को भी ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे देश की स्थिरता पर आंच आए। हमारे कदम भटकने से हम लक्ष्य से भी भटक जाएंगे। जिस परिश्रम से 140 करोड़ भारतीय देश को विकास के पथ पर लेकर आए हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। देश के पहले गृह मंत्री होने के नाते सरदार पटेल देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर बहुत सख्त रहते थे। लोह पुरुष थे ना। पिछले 9 वर्षों से देश की आंतरिक सुरक्षा को कई मोर्चों से चुनौती मिलती रही है, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की दिन रात की मेहनत भी और उसकी वजह से देश के दुश्मन अपने मंसूबों में पहले की तरह कामयाब नहीं हो पा रहे हैं।
अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुष्टीकरण की राजनीति पर भी सीधा निशाना साधा। उन्होंने इसे देश की विकास यात्रा में सबसे बड़ी बाधा बताया। हमारी विकास यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट है तुष्टीकरण की राजनीति। भारत के बीते कई दशक साक्षी हैं कि तुष्टीकरण करने वालों को आतंकवाद, उसकी भयानकता, उसकी विकरालता कभी दिखाई नहीं देता। तुष्टीकरण करने वालों को मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने में संकोच नहीं हो रहा। वो आतंकी गतिविधियों की जांच में कोताही करते हैं। केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 160 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया उसमें एकता नगर से अहमदाबाद तक हेरिटेज ट्रेन, नर्मदा आरती लाइव के लिए परियोजना, कमलम पार्क, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर के भीतर एक पैदल मार्ग, 30 नई ई बसें, 210 ई साइकिलें और कई गोल्फ कोर्ट, एकता नगर में सिटी गैस वितरण नेटवर्क और गुजरात राज्य सहकारी बैंक का सहकार भवन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने केवड़िया में ट्रॉमा सेंटर और एक सौर पैनल के साथ उप जिला अस्पताल की आधारशिला भी रखी। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी, लेकिन बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। किसी भी देश का आधार तभी मजबूत होता है जब उसकी एकता और अखंडता अक्षुण्ण बनी रहे। देश का विकास, शांति, समृद्धि तभी संभव है जब देश में लोगों के बीच में एकता रहे। राष्ट्रीय एकता दिवस लोगों को यही संदेश देता है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकता की मिसाल कहा जाता है, क्योंकि आज़ादी के बाद उन्होंने देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया। ये सरदार पटेल ही थे जिन्होंने आज़ादी के बाद 550 से ज़्यादा देसी रियासतों का विलय भारत में कराकर देश को एकता के सूत्र में बांध दिया। आज देश के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और इस मौके पर कृतज्ञ राष्ट्र मां भारती के इस वीर सपूत को नमन कर रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का आजादी में जो योगदान है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका जीवन देश के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहा है। उन्होंने युवा अवस्था से ही अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया था और जीवन के अंत तक उन्होंने राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। देश के आजाद होने के बाद वो देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, गुजरात में हुआ था।
सरदार पटेल एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। स्कूली शिक्षा गुजरात में ही ली, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए अगस्त 1910 में लंदन की यात्रा की और वकालत की पढ़ाई पूरी की और फरवरी 1913 में भारत लौटकर वो अहमदाबाद में एक बैरिस्टर बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले शराब, छुआछूत और नारियों के प्रति अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सरदार पटेल 1920 के दशक में गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के समय कांग्रेस में शामिल हुए। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का पहला और सबसे बड़ा आंदोलन खेड़ा आंदोलन था। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। उस समय अंग्रेज सरकार ने किसानों की लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी। तब पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया, जिसके आगे अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा। इस आंदोलन की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। महात्मा गांधी की अहिंसा की नीति ने सरदार पटेल को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, जिसके बाद वो गांधी जी के साथ आजादी के हर आंदोलन में भाग लेने लगे। साल 1937 तक उन्हें 2 बार कांग्रेस के सभापति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। वे पार्टी के अंदर और जनता के बहुत लोकप्रिय नेता बन गए। 15 अगस्त 1947 को जब देश अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ तो उस समय देश सैकड़ों रियासतों में बटा हुआ था, जो भारत के साथ आने को तैयार नहीं थी। उस समय सरदार पटेल ने इन सभी रियासतों को एक करने का काम किया। सरदार पटेल ने इन सैकड़ों रियासतों के राजाओं से लंबी बात करके इन रियासतों का भारत में विलय का रास्ता साफ किया। वल्लभ भाई पटेल का सरदार बनने का रास्ता आसान नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में त्याग, बलिदान और देशभक्ति के जिन रास्तों को चुना, उसकी वजह से वो लौह पुरुष कहलाए और साल 1991 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के पटेल चौक पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 148वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली के माननीय राज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी का। माननीय राष्ट्रपति जी इस समय सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि। और भारत के माननीय उपराष्ट्रपति वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली के पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नई दिल्ली के पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज पुष्पांजलि अर्पित की। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है और इस अवसर पर नई दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में एकता दौड़ कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 550 से ज्यादा रियासतों के एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक करने में अविस्मरणीय योगदान दिया। देश उनके ऋण को कभी नहीं चुका सकता। कश्मीर से लेकर लक्षद्वीप तक फैले हुए इस विशाल देश को एक करने में सरदार पटेल जी का अविस्मरणीय योगदान था और ये देश कभी इनके ऋण को चुका नहीं सकता। सरदार साहब न होते तो आज हम यहां पर खड़े न होते और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई की बनाकर उनको ये उचित सम्मान देने का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर एकता दौड़ को भी हरी झंडी दिखाकर आज रवाना किया।
नई दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में एकता दौड़ कार्यक्रम में अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ साथ स्कूली विद्यार्थियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और कितना जानते हैं ये विद्यार्थी लौह पुरुष सरदार पटेल के बारे में, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से एक एकता दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। कुछ विद्यार्थी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। बताइए किस तरह का संदेश दिया है आज आपने? सरदार वल्लभ भाई पटेल जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी तब वो होम मिनिस्टर थे। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे। उन्होंने मतलब अपने देश के अलग अलग भागों से लोगों को जोड़ा था और एकता बनाई थी हमारे देश में। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक प्रोमिनेंट इंडियन लीडर थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे इंडिपेंडेंस में। होम मिनिस्टर थे हमारी कंट्री के जिन्होंने 565 प्रिंसलेस स्टेट्स को इंटीग्रेट किया था इन यूनियन ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल मतलब आयरन मैन हमारे देश के। उन्होंने पहले तो जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन था उसमें बहुत हेल्प करी थी। मतलब उन्होंने ही इंटीग्रेट करा था लगभग, आप ये समझ लीजिए। क्या कहते हैं, जो जाति ये सब पे जो क्या कहते हैं कास्ट डिवीज़न जो होते थे, इंडिया को यूनाइट करा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था क्योंकि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी उसके बाद हर कोने के देश में उन्हें यूनाइट करने में बहुत मदद की थी। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द लीडर ऑफ कंट्री। आज आप लोगों ने कोई शपथ भी ली थी, क्या शपथ ली है आप लोगों ने आज? यही शपथ ली थी कि हम लोग जो है एकता बना के रखेंगे। मतलब धर्म वगैरह के उस पे झंझट में ना पड़ के हम लोग अपने देश में एकता बना के रखेंगे, यूनिटी वगैरह रखेंगे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने इस दौड़ के साथ साथ एक शपथ भी ली थी। इसमें एकता का संदेश लेकर ये विद्यार्थी जा रहे हैं। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज दिल्ली। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां लखनऊ में सरदार पटेल की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार पटेल की जयंती एकजुटता के संकल्प का दिन है। सरदार पटेल की जयंती एकजुटता के संकल्प का दिन है, एकता के संकल्प का दिन है और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लेने का भी यह दिन है। इस काम में सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश के नौजवानों पर है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं देश का युवा आगे आए और दृढ़ संकल्प के साथ नए भारत के निर्माण के लिए वह काम करे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सरदार पटेल को आज नमन किया। राष्ट्रीय एकता के आधार स्तंभ, भारत माता के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए भारत के नागरिक उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सके, इस दृष्टि से
31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित करना प्रारंभ किया। और वहीं इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। आज पूरे देश में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती मनाई जा रही है और वहीं आज देश भर में रन फॉर यूनिटी का भी आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर गुजरात के अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई, जिसमें काफी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपना सौना आदरणीय वडाप्रधान થઈ રહ્યા છો। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के कटक जिले में आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय मंत्री ने खुद भी दौड़ में हिस्सा लिया और प्रतिभागियों को राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने सरदार पटेल को नमन करते हुए अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्र की एकजुटता बनाए रखने में सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे देश को, आज जो भारत हम देख रहे हैं वो उसके निर्माता हैं। पूरे देश को एक कड़ी में पिरोए, नहीं तो 550 करीब राजे रजवाड़े थे, एक देश नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको एकत्र करके एक देश बनाया और उसी के लिए हम लोग आज इस दिवस को मनाते हैं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं मेरी माटी मेरा देश अभियान की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगी, जहां प्रधानमंत्री आज देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का भी शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान उन वीरों और वीरांगनाओं को एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। अमृत कलश यात्रा के अंतर्गत सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए अमृत कलशों की मिट्टी एक विशाल अमृत कलश में मिश्रित की गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का भी शुभारंभ करेंगे। माई भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। देश के युवाओं को एक ही स्थान पर संपूर्ण सरकार प्लेटफॉर्म के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए मेरा युवा भारत को स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया जा रहा है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। देश के युवाओं की ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाने के उद्देश्य से मंगलवार को नींव रखी जाएगी मेरा युवा भारत की। माई भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। सशक्त, सुदृढ़ और समृद्ध भारत की नींव रखने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है और सरदार पटेल की इसी जयंती के दिन मेरा युवा भारत यानी माई भारत की नींव रखी जाएगी। युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। रविवार को पीएम मोदी ने मन की बात में युवाओं से माय भारत से जुड़ने की अपील की थी। 31 अक्टूबर को एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी संगठन की
नींव रखी जा रही है, और वो भी सरदार साहब की जन्म जयंती के दिन। इस संगठन का नाम है मेरा युवा भारत, यानी माय भारत। माय भारत संगठन भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। देश के युवाओं को एक ही स्थान पर संपूर्ण सरकार प्लेटफॉर्म के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए मेरा युवा भारत को स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया जा रहा है। देश के प्रत्येक युवा को समान अवसर प्रदान करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप माय भारत सरकार के सभी आयामों के संदर्भ में एक सक्षम व्यवस्था प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगा, ताकि वे अपनी आकांक्षाओं को साकार कर सकें और विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकें। माय भारत का उद्देश्य युवाओं को सामुदायिक परिवर्तन के अग्रदूत और राष्ट्र निर्माता बनाने के लिए प्रेरित करना तथा उन्हें सरकार और नागरिकों के बीच युवा सेतु के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना है। इस अर्थ में माय भारत देश में युवा के नेतृत्व में विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी माय भारत ये नई संस्था को शुरुआत करेंगे। इसके साथ माय भारत पोर्टल लॉन्च किया जाएगा और देश के करोड़ों युवा mybharat.gov.in इस पे जुड़ सकते हैं और सरकारी गैर सरकारी कार्यक्रमों में जुड़ सकते हैं। प्रोग्रामेटिक स्किल या स्किल एनहांस करने के लिए ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होंगे जहां पर उनका जुड़ना होगा। ये भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं। कुल मिलाकर सरकार का ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की युवा शक्ति को एकजुट करने का एक अनोखा प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। कहा, भारत के सामर्थ्य को देखकर दुनिया हैरान, ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसे भारतवासी सिद्ध ना कर सके। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का भी करेंगे शुभारंभ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से पुर्तगाल और इटली की 4 दिवसीय यात्रा पर। दोनों देशों में अपने समकक्षों के साथ तमाम क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों और छत्तीसगढ़ की 90 में से 70 सीटों के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच। 2 नवंबर तक वापस लिए जा सकते हैं नाम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल हमास स्थिति पर आपात बैठक। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलाद एडर ने कहा, हमास ने फिलिस्तीनियों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। क्रिकेट विश्व कप में पुणे में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। वर्ल्ड कप में हासिल की तीसरी जीत। और गोवा में राष्ट्रीय खेलों के 5वें दिन पदक तालिका में महाराष्ट्र 47 स्वर्ण पदक सहित 114 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश से बड़ी संख्या में दिल्ली आए स्वयं सेवक अपनी अपनी जगह से इकट्ठा की गई मिट्टी को कर्तव्य पथ पर लेकर आए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि राज्य से करीब 700 युवा दिल्ली आए। देश में विविधता में एकता के दर्शन कराते मेरी माटी मेरा देश अभियान के विषय पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। क्या कुछ कहना है उनका, आपको सुनवाते हैं। मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन। जी हां, मेरी माटी मेरा देश इसी महाअभियान के तहत देश भर के युवा राजधानी दिल्ली पधारे हैं और इनका गाजे बाजे के साथ शानदार स्वागत हुआ है।
क्या है मेरी माटी मेरा देश अभियान की संकल्पना और नए राष्ट्र के निर्माण का भविष्य। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ केंद्रीय मंत्री मौजूद है। अनुराग ठाकुर जी, सर, जिस तरह से ये राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है, युवाओं का एक जमावड़ा लगा हुआ है, विविधता में एकता और राष्ट्रीयता का एक जो आपके मंत्रालय के जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, बेहतरीन प्रदर्शन, क्या कहेंगे? देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में आज हम जहां पर खड़े पीछे राष्ट्रपति भवन है, बाईं और संसद भवन है, नया संसद भवन है, सामने इंडिया गेट है। और ये स्थान कभी इसको राजपथ कहते थे, लेकिन इसको कर्तव्य पथ नरेंद्र मोदी जी ने बनाया और इसको क्या खूबसूरत बनाया है। ये नए भारत की बुलंद तस्वीर है। एक तरफ संसद भवन नया, सामने किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा को हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को लगाया, कर्तव्य पथ बनाया, वॉर मेमोरियल बनाया, पुलिस मेमोरियल बनाया और अब आजादी का अमृत महोत्सव मेमोरियल भी यहाँ बनने वाला है। अमृत वाटिका भी कल बनने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी जी उसकी नींव रखने वाले हैं और देश के 6 लाख से ज्यादा गांव से, करोड़ों घरों से जो मिट्टी एकत्र करके लाए हैं, उस मिट्टी को अमृत वाटिका और आजादी का अमृत महोत्सव मेमोरियल बनाने के काम आएगी। ये देश के युवा लाए हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। सर, बात करें युवा जो .com है, उसमें तकरीबन 4 करोड़ लोगों ने सेल्फी अपलोड की। 7,500 गाँव में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ ब्लॉक स्तर पे। तो इससे लगता है पूरे भारत के युवाओं ने एक तरह से राष्ट्रीयता का जो समर्पण दिखाना होता है वो जोश और जज्बे के साथ दिखाया। देखिए, 7,500 ब्लॉक और बहुत सारे शहरों के वार्ड, हजारों कार्यक्रम तो इस लेवल पे हुए, लेकिन लाखों यात्राएं, 6 लाख गाँव में अमृत कलश यात्राएं निकली हैं। ये आजाद भारत में कभी इतना बड़ा कार्यक्रम नीचे मिट्टी इकट्ठी करने का, देश के साथ जुड़ने का नहीं हुआगा। ये राष्ट्र भावना और राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव, ये नरेंद्र मोदी जी युवाओं में जागरूक कर रहे हैं और देश के युवा भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, जिनका मानना है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत एक और जहां देश भर में युवाओं के जरिए राष्ट्रीयता की भावना जगाने का काम हो रहा है, वही दूसरी ओर विविधता में एकता के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सच्चे मायनों में साकार करने का अनुकरणीय कार्य भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन मनमोहन के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 39वीं पुण्यतिथि है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शक्ति स्थल पहुंचकर इंदिरा गांधी को आज श्रद्धांजलि दी। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सांखली में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी को आज हरी झंडी दिखाई। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि एकता का संदेश देने के लिए युवाओं ने भी अपनी भागीदारी दर्ज कराई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम यहाँ पे गोवा सरकार ने पूरे स्टेट में ब्लॉक लेवल पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। खास करके डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स, इस सभी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। एकता का संदेश देने के लिए पूरे गोवा भर में से सभी यूथ इकट्ठा हुए हैं। खास करके बच्चे ने एकता की शपथ ली है और इस आज़ादी के अमृत काल में विकसित भारत के लिए आगे बढ़ेंगे। यही एकता दौड़ का संदेश है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का माय भारत कैंपेन को भी मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं। माय भारत कैंपेन में सभी गोवा के यूथ जुड़ेंगे और माय भारत के इस कैंपेन के लिए निश्चित रूप से युवाओं को एक नई दिशा देने का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में बृहस्पतिवार को पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। सूत्रों ने बताया कि अरविंद केजरीवाल को धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA के तहत समन जारी किया गया है। जांच एजेंसी के अधिकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा दी गई गवाही को रिकॉर्ड करेंगे। दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल और खुद को ईमानदार बताने वाली उनकी पूरी टीम का पर्दाफाश हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल इस घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि भाजपा केजरीवाल को झूठे मामले में गिरफ्तार करना चाहती है।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता किसी प्रकार के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन किए जाने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जो पार्टी ईमानदारी की प्रमाण पत्र देती थी वो आज भ्रष्टाचार करने में व्यस्त है और उनके कई मंत्री आज जेल में बंद हैं, जिनको जमानत भी नहीं मिल रही। जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट देते थे उनका कैसे एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया और जेल के बाद बेल भी नहीं हुई, और साल भर से ये कभी सत्येंद्र जैन जी को, कभी मनीष सिसोदिया जी को, कभी संजय सिंह जी को, इन सबको ईमानदारी के सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बांट रहे थे। सच्चाई ये है कि जब से सत्ता में आए हैं एक के बाद दूसरा इनका नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, और आप पिछले 8-9 वर्षों की कड़ी एक के बाद दूसरी देखिए कि कैसे व्यापक भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक किया है। वहीं आबकारी घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा समन भेजे जाने पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आम आदमी पार्टी की असलियत जनता के सामने आ चुकी है और उनके कई नेता आज जेल में बंद हैं। कानून के ऊपर कोई नहीं हो सकता है। जो पार्टी एक मास मूवमेंट से निकला है इसे दावा करते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन से निकलने का दावा करते थे, उनकी असलियत अभी लोगों के सामने आ चुकी है। उनकी कई दर्जन नेता जेल के अंदर है। मनी लॉन्ड्रिंग, प्रमाण के साथ भ्रष्टाचार की तथ्य, ये सब उजागर हो चुका है। कई प्रकार की आरोपों में ये लोग घिरे हुए हैं, इनको बेल तक भी नहीं मिल रहा है। स्वाभाविक उस पार्टी की नेता जो एक प्रशासनिक इकाई के प्रमुख है, उन्हीं की सरकार की शराब नीति के बारे में ये प्रश्न है, तो मुख्यमंत्री करके तो उनको उत्तर देना ही पड़ेगा ना। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए सरकारी व्यवस्था की स्वच्छता बेहद जरूरी है और इसके लिए डिजिटल इंडिया अभियान महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स एप्लीकेटर ट्रिब्यूनल यानी CESTAT के प्रधान आयुक्त से खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। स्वच्छता ही सेवा है और किस तरह से डिजिटल इंडिया एक रेवोल्यूशन बन के सिस्टम की सफाई कर रहा है और कैसे ये आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे लिए उपयोगी होगा, इस सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ है सिस्टेट के प्रिंसिपल कमिश्नर और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। नमस्कार, ये पूरा जो कैंपेन चला है स्वच्छता का, वो फ्यूचर में कितना हमारे लिए उपयोगी है? स्पेशल कैंपेन 3.0 अंडर स्वच्छता ही सेवा, ये स्कीम में हम लोग मिड सितंबर 15 से हमारे ऑफिस में जितने फाइल्स है वो फाइल्स का डिजिटाइजेशन शुरू कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि फिजिकल फाइल्स के जगह ये फाइल्स जितने भी फाइल है उनको स्कैनिंग करके स्कैन्ड कॉपी हम लोग कंप्यूटर में रखते हैं। इसका एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपका फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, अननेसेसरी आपका रिकॉर्ड नहीं रखना पड़ेगा। दूसरा, एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आपके पास होगा और इसके अलावा एक करप्शन फ्री नेटवर्क भी तैयार होगा। तो इसमें हम कितने कामयाब हो पाए हैं? कितनी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को आपने डिजिटाइज किया है? आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटल फ्रंट पे बहुत स्ट्रेस दे रहा है। हमारा सिस्टेट कस्टम्स एक्साइज सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल अब हियरिंग शुरू कर दिया है और वर्चुअल हियरिंग्स भी हो रहे। मतलब डिपार्टमेंटल अपील्स के लिए फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है।
और फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाएगा इसमें। इस वजह से हम लोग अपनी तैयारी पहले ही शुरू कर दिया है। जितने भी केस फाइल्स है जहां हम लोगों ने ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट कर चुके हैं, उस केस फाइल्स को हमारे ऑफिस में रखने की जरूरत नहीं है। एज पर द गवर्नमेंट ऑफिस प्रोसीजर हम उस फाइल्स को वीड आउट कर दिए हैं। अब तक हम लोग 6,24,000 डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया। फाइल्स में अगर आप बात करते हैं तो अब तक 6,000 फाइल्स को स्कैनिंग कर दिया। स्वच्छता एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपने कहा डिजिटाइजेशन हमने स्टार्ट कर दिया है, नाउ व्हाट नेक्स्ट? हम लोग ये प्रोजेक्ट को यहाँ से ख़त्म नहीं कर रहे, ये प्रोजेक्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जितने भी फ्रेश अपील्स फाइल होंगे इसके बाद, पार्टी अपील्स अभी भी मैनुअल होते हैं, डिपार्टमेंटल अपील तो ई फाइलिंग होता है, तो जितने भी जैसा भी अपील फाइल होता है तुरंत हम इन हाउस कैपेसिटी रख लिया। हमारे ऑफिसर्स को हम ट्रेनिंग भी कर दिया, हम स्कैनर भी खरीद के रख लिए। जैसा अपील एप्लीकेशन आएगा वो स्कैन हो जाएगी, स्कैन्ड कॉपी ऑफिसर्स के लिए अवेलेबल रहेगी। जाहिर सी बात है, ना सिर्फ एक सिस्टम को सिस्टमाइज करेगा, डिजिटाइज करेगा, बल्कि एक करप्शन फ्री एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम भी इससे मुहैया होगा। कैमरामैन शुभम के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़ दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में दिल्ली के योगेश सैनी का जिक्र किया था, जिन्होंने G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली को बेहद खूबसूरत ढंग से सजाया था। योगेश सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी हूं, जिन्होंने हमारे प्रयास को सराहा। जगह जगह से लोगों के हमें सुझाव भी आए, आमंत्रण भी आए, अलग अलग शहरों से भी आए कि हम जाके वहाँ पर भी कुछ ऐसा करें जो हमने दिल्ली में किया है, जो हमने कुंभ के मेले में किया है, और पब्लिक आर्ट, स्ट्रीट आर्ट के ज़रिए वहाँ की सुंदरता को बढ़ाएं। तो बहुत से हमें रिक्वेस्ट भी आए और उसके ऊपर हमने फॉलो अप भी किया। तो इसलिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने हमारे बारे में, हमारे एफर्ट्स के बारे में सराहना की। और अब बात करते हैं 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार भी इस बार बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है, और इसी बीच दंतेवाड़ा जिले में विकास कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आया है। जिले के कोट कल्याण में करोड़ों की लागत से बनने वाले अस्पताल भवन में कई खामियां नजर आ रही हैं। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता हाशिए पर है, लेकिन निर्माण कार्य जोरों पर है। देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की ये खास रिपोर्ट। नक्सलवाद का गढ़ माने जाने वाले बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा में भ्रष्टाचार का भी बोलबाला है। दंतेवाड़ा के कटे कल्याण में डीएमएफ फंड से बन रहा ये अस्पताल भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। हालत ये है कि निर्माणाधीन अस्पताल के पिलर को हाथ लगाते ही पिलर हिलने लगती है। स्थानीय लोगों को शिकायत है कि अस्पताल भवन में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। वहाँ जो कटे कल्याण ब्लॉक में जो स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है वो एक तरफ से देखा जाए तो पूरा भ्रष्टाचार है, क्योंकि अब एक आप सिला रहे तो पूरा हिल रहा है उसका कलम, एक कलम नहीं, कम से कम 2 या 3 हिल रहा है। कटे कल्याण में निर्माणाधीन अस्पताल भवन तो भ्रष्टाचार की एक बानगी भर है। बस्तर संभाग में इसी तरह बने कई सरकारी अस्पताल हैं जो निर्माण के 1 साल के भीतर जर्जर हो गए हैं। बीजेपी और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस दोनों ही इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हैं। डीएमएफ के पैसे का बंदरबाट हो रहा है और भ्रष्टाचार हो रहा है जो कांग्रेस सरकार की शाह में हो रहा है। और ये डीएमएफ की राशि जो है इसका जो इस्तेमाल होना चाहिए था ग्रामीण स्तर को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए होना चाहिए था, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। इसके लिए डीएमएफ एक आधार था, पर आजकल डीएमएफ सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। कंस्ट्रक्शन की स्थिति ये है कि अगर 1 साल के बाद, अगर कोई कंस्ट्रक्शन होता है 1 साल के बाद उसके प्लास्टर झड़ने लगते हैं या फिर छतों से टपकने लगता है पानी। वहीं कांग्रेस अस्पताल भवन निर्माण में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार कर रही है। जहां पर अस्पताल का निर्माण हो रहा है वहां सिर्फ फाउंडेशन खड़ा हुआ है, और फाउंडेशन खड़ा होने के बाद कहते हैं कि बिल्डिंगें हिल रही है। ऐसे झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के विकास को बाधित करना चाहती है। बीते कई महीनों से अस्पताल भवन के निर्माण का काम ऐसे ही चल रहा है, लेकिन इसकी गुणवत्ता पर किसी का ध्यान नहीं गया। पर जब पिलर हाथ लगाने से ही हिलने लगे तब जाकर प्रशासन निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता नहीं करने की बात कह रहा है। विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर
आरोप लगा रहे हैं। दूरस्थ इलाकों से आई विकास की तस्वीरें छत्तीसगढ़ सरकार की पोल खोलती है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बस्तर। हमारे देश में ऐसे बहुत से सामान्य नागरिक हैं जो अपने दृढ़ विश्वास और कार्यों से समाज को रोशन कर रहे हैं, जिन्हें पद्म पुरस्कारों के माध्यम से देश उनकी पहचान भी दे रहा है। आज हम आपको बता रहे हैं अवधी हिंदी लोक साहित्य की जानी मानी लेखिका डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह के बारे में, जिन्होंने अवधी लोक साहित्य के सृजन प्रसार में अहम योगदान दिया। इनके हिंदी और अवधी भाषा में 118 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। हाथ में चाय का कप और पास में किताब, और वो भी अपने पसंदीदा कहानीकार प्रेमचंद जी की किताब। ये सुहावना वक्त किताबों की दुनिया में बिताना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे किताबें लिखने वाले वे लोग खासकर जो बहुत लुप्त होती भाषाओं को आगे ला रहे हैं, उनका योगदान भी बेहद सराहनीय है। कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनको शायद हमें याद हो कि हमारी दादी नानी उस भाषा में बात करती थी, लेकिन आज वो भाषा हम लोग नहीं बोलते हैं। ऐसे में अगर उन भाषाओं को कोई साहित्यकार सामने ला रहे हैं तो वाकई बेहद सराहनीय काम करते हैं। जैसे डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह अवधी भाषा में लिखती हैं आप, और अवधी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा में आपने जाने कितनी ही रचनाएं लिख डाली हैं। उपन्यास, कविताओं के साथ साथ विशेष रूप से राम कथा के बहुत से ऐसे प्रसंग भी आपने अपनी रचनाओं में शामिल किए हैं जिनके बारे में हम आप जानते भी नहीं हैं। अवधी भाषा जानने का प्रयास तो करिए, कितना कुछ है हमारी इन लोक भाषाओं में जिन्हें डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जैसे साहित्यकार सामने ला रहे हैं, सहेज रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं और इसीलिए पा रहे हैं पद्मश्री का सम्मान। अवधी लोक साहित्य को जनमानस तक सहजता से पहुंचाने वाली लेखिका डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह साहित्य जगत के लिए एक जाना पहचाना और सम्मानित नाम है। हिंदी और लोक भाषा में कविता, कहानी, निबंध, उपन्यास और लोक गीत साहित्य की ऐसी कोई विधा नहीं जो उनकी कलम से अछूती हो। डॉक्टर विद्या की लेखनी में हमेशा भारतीय संस्कृति, परंपरा, संस्कार की झलक देखने को मिलती है। साहित्य साधना के साथ कई अहम जिम्मेदारियां निभाते हुए वे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से लंबे समय तक संबद्ध रही। पहले प्रधान संपादक, फिर उपनिदेशक और फिर संयुक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुई। कविताएं तो एक बैठकी में हो जाती हैं, और कविताएं जब मैं किसी अवसाद की स्थिति में होती हूँ तभी लिखती हूँ। ये शुरू से ही रहा। एक दो कविताएं ऐसी हैं जो किसी पर्व त्यौहार पर लिखी, खुशी के माहौल की। बाकी जब भी मन उदास होता था, कोई भी मन को कहीं से भी ठेस लगती थी या दूसरे की पीड़ा देखती थी और मन द्रवित होता था, तब कविताएं लिखती थी। कहानियाँ भी इसी तरह, कभी अपने मन का दर्द, कभी अपने आसपास घटती हुई घटनाओं को देखती थी, उससे लिखने लगी। सोने का समय अपना वो अपने लेखन को देती रही है। और मैं बार बार तुलसीदास जी की याद करती हूँ, उनकी रचनाओं को, कि डासत ही गई बीत निशा, कबहू न नाथ नींद भर सोयो। आज भी मैं पूरी नींद नहीं सो पाती। बहुत कुछ अभी मन में है, उसे व्यक्त करना है समाज के लिए, पाठकों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। और आज तो जो संचार माध्यमों की एक बाढ़ आ गई है, इसमें पुस्तकें उपेक्षित हो रही हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि पुस्तकों का जो चिरस्थायी स्वरूप है उसका महत्व कभी नहीं घटेगा। इसलिए लिखना चाहिए। हम अपनी लिखित थाती वर्तमान पीढ़ी को सौंप के जाएंगे। आगे ये उनका दायित्व है कि अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को वो थाती आगे बढ़ाते हुए सौंपें। डॉक्टर विद्या की कृतियों के जो भी चरित्र गढ़े जाते हैं वे आम भारतीय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर विद्या के साहित्य में प्रभु श्री राम मुख्य पात्र रहे हैं। अपनी रचनाओं में राम और सीता को
सहज भाव से चित्रित कर राम कथा के कई अनसुने प्रसंगों को सहेजने का काम भी उन्होंने किया। उनकी अब तक 118 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, जो हिंदी और अवधी भाषा में हैं। हम लोग एक गांव से बिलोंग करते हैं और जब बुआ को ये हमें पता चला कि बुआ को ये पद्मश्री का पुरस्कार मिल रहा है तो इतनी खुशी हुई, ऐसा लग रहा था कि क्या ये सच में है संभव, इस परिवार में एक ऐसा नाम आया और इतना सम्मान, इतना बड़ा सम्मान। और हम लोग इतने खुश थे। रात के समय हमें न्यूज़ मिली थी और इतने एक्साइटेड थे। उसी टाइम मिठाई आ गई थी कि अब बांटना है। और जब मुझे सुनाई दिया तो मुझे लग रहा था, मैं बाबा के पास खड़ी थी और मुझे लग रहा था कि बुआ ने एक अच्छा मार्गदर्शन दिया, एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिल रही है। मुझे लग रहा था कि परिवार में बुआ हैं, सपोर्ट में आगे खड़ी हैं और हमें रास्ता दिखाई हैं और हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोग भी जा सकते हैं। रास्ता बुआ ने खोल दिया था हम लोगों के लिए। उस टाइम बहुत खुश हुए थे हम सब भाई बहन, सब लोग, सब पूरा परिवार बैठा हुआ और खूब एक्साइटेड। इतनी सारी बधाइयाँ हमें मिल रही और बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर विद्या के लिखे उपन्यासों में अंधेरे के दीप, फूलकली, शिवपुर की गंगा आदि प्रमुख हैं। कविता संग्रह में सच के पांव, अमर वल्लरी, कांटों का वन जैसी रचनाएं हैं। लोक साहित्य से जुड़ी रचनाओं में अवधी लोकगीत का समीक्षात्मक अध्ययन, अवधी लोक नृत्य गीत, उत्तर प्रदेश की लोक कलाएं आदि रचनाएं हैं। डॉक्टर विद्या जी साहित्य सेवा के लिए अनेक सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। अपने साहित्यिक कार्यों से हिंदी और अवधी भाषा को सशक्त करने वाली डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़।